स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्विज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो आपको एसएससी, एचएसएससी, एनटीपीसी जैसे आपके एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच अथॉरिटी डिसाइड्स अबाउट द स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस? केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आप थोड़ा सोच सकते हैं इसके बारे में। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि फाइनेंस कमीशन। हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन को हम बोल सकते हैं वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है। इसका दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों का बंटवारा करने की संस्तुति करना होता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में राजकोषीय घाटा होता है। इन द बजट फिगर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल डिफिसिट इज। बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा। सबसे पहले हम ये देखेंगे राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट होता क्या है। फिस्कल डिफिसिट को हम बोल सकते हैं कि जब कोई सरकार अपने बजट में आय से अधिक खर्च दिखाती है तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो फिर से सरकार की कुल खर्च और उधारी को छोड़कर जो कुल कमाई का अंतर होता है ना, कुल कमाई के बीच का जो अंतर होता है, उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, सम ऑफ बजट डिफिसिट एंड गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। बजट घाटे तथा सरकार के बाजार से उधार और देयदाताओं का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, आत्मनिर्भरता पर सबसे पहले किस योजना में जोर दिया गया था? इन विच प्लान वॉज सेल्फ रिलायंस वॉज फर्स्ट एम्फेसाइज्ड? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, फिफ्थ प्लान। अब हम देखते हैं, आप सभी को पता होगा कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर ना होकर उस कार्य को स्वयं कर सकने में सक्षम होना ही आत्मनिर्भरता कहलाती है। चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है। द ऑफिशियल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर जानने से पहले आप सब लोग ये बताइए कि नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय होता है किसी भी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को नेशनल इनकम कहा जाता है। जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी उसी अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास होता है। भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम 1868 में प्रकाशित की थी। कि इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं नेशनल इनकम का? ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन को? आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप पूछेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका है न्यू दिल्ली में। कंफ्यूज ना होइएगा इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान, इमदाद, पेंशन, सामाजिक सेवाएं आदि किसका अंग है? इन द बजट फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज, पेंशंस, सोशल सर्विसेज एंड द लाइक आर पार्ट्स ऑफ। किसका है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए थोड़ा इसके बारे में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राजकृष्ण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में रुपये 1,00,000 करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? Which of the following Indian banks become the first to touch the market capitalization of rupees 1,00,000 crore in India? बताइए। इसका आंसर जानने से पहले आप सभी ये बताइए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी कंपनी के मौजूदा शेयर मूल्यों और बकाया शेयरों यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर की कुल संख्या के आधार पर एक मूल्यांकन होता है जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। ये किसी कंपनी के मूल्यों को आंकने का काम करता है। इसको ये टर्म्स जो मैंने बताई हैं ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन होती हैं। और आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। स्वातंत्र्योत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, PV नरसिम्हा राव सरकार 1990 के अंतर्गत। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, ICI का नाम किसके साथ जुड़ा है? ICI इज द नेम एसोसिएटेड विथ। बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, MNC विच मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स। रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट जोन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेज इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट। एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नेक्स्ट जोन स्थापित किया जा रहा है। बताइए ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपके ऑप्शन सेकंड, पनवेल इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पनवेल में ये स्थापित किया जा रहा है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला सवाल देखिए,
जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? When was the जवाहर रोजगार योजना launched? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1989। 1989 में ही जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा अपनाई गई लोक खरीद और वितरण प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? Which is not the objective of public procurement and distribution system followed by Indian government? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेंटेन प्राइसेस स्टेबिलिटी, ऑप्शन 2 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंज्यूमर, कंट्रोल एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, रिड्यूस पर्सनल एंड रीजनल इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए ये इसके ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों के उत्पाद को नियंत्रण करना इसका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है। द सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचिए थोड़ा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जयपुर। सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट जयपुर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आयों को जोड़कर क्षेत्र की कुल जनसंख्या से भाग कर लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में किस देश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा हो गई है? बताइए वर्तमान में किस देश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा हो गई है? तो उसका सही आंसर आएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका सही आंसर है। 2019-20 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2064 थी, जो अब बढ़कर 2021 में $2227 हो गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का पंजीकरण तब होता है जब सरकार बेच दे। टोकन प्राइवेटाइजेशन और डिफिशिट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अकर व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पहले हम ये देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो ये वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड आया अपने पास में प्राइवेटाइजेशन। ये प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप,
प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो भी सरकार के अंडर जो भी व्यवसाय या फिर जो भी सरकार की प्रॉपर्टी है, अगर सरकार उनको किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 5% ऑफ शेयर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं। द नरसिंघम कमेटी 1991 ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म प्रपोज्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वित्तीय सुधारों पर नरसिंघम समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसके ऑप्शन आप देखिए क्या हो सकता है, बताइए। इसका ऑप्शन सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, 4 टियर हायरार्की ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग संरचना के 4 स्तरीय अधिक्रम। चलिए बढ़ते हुए अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, बताइए इसका आंसर। आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की वैल्यू को जीडीपी कहते हैं और हर 3 महीने में जीडीपी का आकलन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पढ़िए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। द पीरियड ऑफ द 11th फिफ्थ ईयर प्लान इज, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 3, 2007 से 2012। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है, बताइए। सबसे पहले तो ये बताएं कि फेरा की फुल फॉर्म क्या होती है। फेरा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और इसका स्थान किसने ले लिया है? इसका स्थान ले लिया है फीमा ने, फेमा। फेमा की फुल फॉर्म क्या होगी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब फेरा को फेमा ने कब रिप्लेस किया? अगर हम डेट की बात करें तो ये किया गया था 1999 में। ठीक है, 1999 में फेमा ने फेरा की स्थान ले लिया था, और फेमा के तहत विदेशी मुद्रा से संबंधित प्रावधानों को संशोधित और उदार बनाया गया ताकि विदेशी व्यापार को आसानी बनाया जा सके। ये सब फेमा के तहत किया गया था। तो फिर ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लें कि फेरा को फेमा ने रिप्लेस किया, 1999 में रिप्लेस किया।